जय हिंद सभी लोगों को नमस्कार। देखिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो है इस चैप्टर का लगभग 5वां-6वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है और संतुलन का अर्थ क्या होता है। ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है। देखिए संतुलित करने का मतलब है रासायनिक समीकरण को कि दोनों ओर अभिकारक तथा उत्पाद की मात्राओं को बराबर करना। जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद। जैसे रस बना रहे हैं तो रस बनाना अभिक्रिया है, चीनी पानी घोल रहे हैं अभिक्रिया है। तो मान लीजिए 1 किलो चीनी ले लिए, 1 किलो पानी ले लिए, घोलेंगे तो कितना रस बनेगा, तो 2 किलो बनेगा। 1 किलो चीनी 1 किलो पानी मिलकर के 2 kg रस बनाएगा, है कि नहीं। तो इसमें जो है द्रव्यमान जो है दोनों तरफ बराबर है। जो हम अभिक्रिया करा रहे हैं, चीनी और पानी घोल रहे हैं, तो वो उतना ही बन रहा है शरबत जितना कि हम चीनी पानी घोल रहे हैं। मतलब द्रव्यमान दोनों का संरक्षित है, द्रव्यमान दोनों में बराबर है। 1-1 kg इधर है, इधर दोनों मिलके 2 kg हो गया कि नहीं। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है जिसमें द्रव्यमान संरक्षित है। अब हम क्या किए थे, हम पहले क्या किए थे, पहले शुरू किए थे कि केमिकल रिएक्शन को, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हम जो अभिक्रिया कराते हैं कोई भी अभिक्रिया, उसको हमको वाक्यों में लिखना पड़ता है। जैसे लिखना पड़ता है हमको कि जब चीनी को पानी के साथ घोला जाता है तो शरबत बनता है, ऐसे लिखना पड़ता है एक वाक्य में। तो हम क्या किए, अपने आसानी के लिए हमको लिखना आसान रहे। अभिक्रिया करा रहे हैं 10 गो, पता चला 10 गो पेज भर गया तो ज़्यादा सूटेबल नहीं न रहेगा, हम लिख नहीं पाएंगे। हम तो अपने आलसी हैं, जानते हैं। वो छोटका लड़का बताए थे ना कि भारत में तो छोटका लड़का रुमाल लाने गया, उसको तो ऐसे मार देता है। वो छूता रहता है ना कभी कभी, तो पोंछता नहीं है पोटा वोटा। जो छोटा लड़का होता है वो पोंछता नहीं है, जब देखता है कि अब लटक जाएगा तब पोंछ लेता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे मतलब भारत के लड़के ऐसे ही, जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अस्कतिया होते हैं। तो बड़े लोगों का तो बातें छोड़िए। तो जब सभी लोग अस्कत वाले हैं, सभी लोग आलसी हैं, तो हम जो अभिक्रिया करा रहे हैं वो इतना पैराग्राफ लिख रहे हैं, उनमें भीड़ पड़ रहा है। तो भीड़ पड़ रहा था, इसलिए हम क्या किए, रासायनिक समीकरण का आविष्कार किए। हम कहे कि देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, लिखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि करा रहे हैं अभिक्रिया तो नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन हम बहुत छोटा लिखेंगे। आप पढ़े लिखे हैं तो समझ पाएंगे और नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो हम कहे कि हम बहुत छोटा फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हम पोटेशियम और क्लोरीन मिला रहे हैं तो KCl बन रहा है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। अब हम इसको लिखे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं तो समझ रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कहेंगे K-Cl2 और तीर फिर KCl, ऐसे पढ़ते ना। तो ये जो है ये केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका नहीं है, ऐसे पढ़ते। तो हम कहे कि जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा, वो समझ जाएगा कि हम क्या अभिक्रिया कराए हैं। जिसको समझना है वो समझ जाएगा। हम लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो। लेकिन बहुत देखिए, जब शॉर्टकट फॉर्म अपनाया जाता है, जब शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाता है तो गढ़ई गुड़ई सब में जाना पड़ता है। जैसे देखेंगे मेन रोड से जाएंगे तो एकदम प्लेन पिच से जाएंगे, कहीं जाना होगा तो इतनी शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे ना, वही में गढ़ई गुड़ई। भारत में तो बहुत ज़्यादा गढ़ई गुड़ई है हर रास्ते में। तो वैसे ही यहाँ पे हम जो केमिकल इक्वेशन लिखे, वो केमिकल इक्वेशन शॉर्टकट रास्ता है हमको केमिकल रिएक्शन को लिखने का। जो रासायनिक अभिक्रिया उसको लिखने का बहुत छोटा फॉर्म बनाए, मतलब शॉर्टकट रास्ता बनाए इसको लिखने का। तो जाहिर सी बात है इसमें गलतियाँ तो होंगी। कहाँ से कि जानते हैं कि जो भी शॉर्टकट काम किया जाता है उसमें गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। तो इसमें गलती हो गया। क्या गलती हुआ, हम क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं चीज़ें, उन सभी का बस सूत्र लिख देते हैं। जैसे चीनी लिखे ना, चीनी लिखना हुआ, जैसे चीनी को मिला के पानी को मिला के शरबत बनाना है तो क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2 और चीनी का सूत्र होता है C6 नहीं होता है, C12H22O11 होता है। C12H22 और O11 ये सुक्रोज का सूत्र होता है, मतलब चीनी का ये सूत्र है। तो हम जब भी लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को अभिक्रिया में, जब भी लिखते हैं तो जैसे पानी को H2O लिख दिए और
ये चीनी को C12H22O11 लिखती है। अब ये जो है पानी का सूत्र है, पानी का क्या है, रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है और चीनी का रासायनिक सूत्र है। और जब ये दोनों मिलेगा ना तो शरबत बना देगा, शरबत बन जाएगा। और शरबत जो बना ना, इसका भी हम इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में रासायनिक सूत्र लिखते हैं। इस अभिक्रिया में इस शरबत नहीं लिखेंगे, रासायनिक सूत्र इसका लिखेंगे। तो अब हम देखें कि जो समीकरण लिख रहे हैं उस समीकरण में क्या हो रहा है, उस समीकरण में गड़बड़ ये हो जा रहा है कि जो भी हम चीज़ें लिख रहे हैं रासायनिक सूत्र के रूप में लिख रहे हैं। और ये सूत्र बस एक अणु का सूत्र होता है। एक अणु मतलब जैसे देखिए कोई पदार्थ है, उसको खूब तोड़ते गए, जैसे चीनी का एगो दाना ले लीजिए, खूब तोड़ते गए, एकदम पीस दिए, भुरुक नहीं कर दिए। जब उसमें का एगो दाना बचेगा ना, उसी को अणु बोलते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो उसी का बस ये सूत्र है, एक अणु का सूत्र ये H2O है। ऐसे ही एक चीनी के अणु का सूत्र ये है। तो हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि हम अभिक्रिया जो कराए हैं वो कितना पदार्थों को मिला करके अभिक्रिया कराए हैं, कितना पानी मिलाए हैं, कितना चीनी मिलाए हैं, ये नहीं मालूम चल रहा है इस समीकरण से। तो ये इस समीकरण से ये नहीं मालूम चल रहा है एक। तो दूसरा चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो उत्पाद बन रहा है, मान लीजिए इधर एक अणु, इधर एक अणु इसका लिए, और जो उत्पाद बन रहा है पता चल रहा है पानी में से H2 तो दोनों चल गया, लेकिन ऑक्सीजन वह नहीं रह गया। तो जो मतलब ऑक्सीजन उत्पाद में बना ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो भी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एगो पोटेशियम लिए हैं, दूगो Cl2 लिए हैं, एगो पोटेशियम का अणु लिए हैं, एगो Cl2 का अणु लिए हैं, मतलब कि परमाणु दूगो लिए हैं। क्लोरीन का 2 परमाणु लिए हैं और पोटेशियम का 1 परमाणु लिए हैं। दोनों मिलके 3 परमाणु होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, KCl, यानी एगो K का परमाणु है, एगो Cl का परमाणु है। अब Cl को अलग मत तोड़ दीजिएगा, एगो C का परमाणु, एगो L का परमाणु, गड़बड़ हो जाएगा। तो एगो K का परमाणु है, एक Cl का परमाणु है, मतलब कि क्या हो गया, इधर 2 बचा, इधर 3, इधर 2। समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे। कहाँ से कि गड़बड़ है। देखिए इधर परमाणु 2 है, इधर परमाणु 1 है, किसका, Cl का। तो अब ये कम ज़्यादा है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। कोई भी चीज़ जितना लेंगे उतना ही प्रोडक्ट में मिलेगा। जैसे चीनी 1 kg ले रहे थे तो शरबत में 1 kg चीनी का योगदान था, 1 kg पानी और 1 kg चीनी मिलकर के 2 kg बन रहा था। तो वैसे यहाँ पे Cl2 लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं, तो यह Cl2 इधर मिलना चाहिए था, मतलब Cl का 2 परमाणु इधर प्रोडक्ट में मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है। और बैलेंस नहीं होने का मतलब क्या है कि ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये गलत अभिक्रिया है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यही अर्थ होता है कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो गलत है। गलत का मतलब कि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा है। और ऐसा कोई भी अभिक्रिया नहीं है इस ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता हो। तो ये अभिक्रिया होता तो है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हुए होता है। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन गलत है। तो अब हम इसको सही करेंगे और वही सही करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि हम संतुलित कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इसको हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम ये होमवर्क दिए थे, 4 क्वेश्चन जो था इसमें होमवर्क दिए थे। अब इसको बैलेंस करना था। बैलेंस कैसे करते हैं, तो अनुमान लगा करके हम बैलेंस करते हैं। ये हम आपको बताए थे कि अनुमान लगाया जाता है कैसे परमाणु को हम बैलेंस कर सके। जैसे इधर 2 परमाणु है, इधर क्या करें कि इधर Cl का भी 2 परमाणु है, तो हम बताए थे कि गुणा कर करके लाया जाता है। जैसे देखिए इधर Cl का 1 परमाणु है, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, तो Cl का 2 परमाणु होगा। लेकिन 2 से गुणा किए KCl में किससे गुणा किए, 2 से, तो K के आगे भी 1 है कुछ नहीं है, तो Cl के आगे भी 1 है कुछ नहीं है, तो मतलब K का भी 2 परमाणु हो गया और Cl का भी 2 परमाणु हो गया। तो Cl का तो 2 परमाणु सही है, इधर Cl का 2 परमाणु है, लेकिन इधर K का हम कितना परमाणु लिए हैं, 1 लिए हैं, इधर प्रोडक्ट में कितना बन गया, 2। तो इसका मतलब अब K को बैलेंस करना पड़ेगा।
कि जो है पोटेशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो अभिकारक में है कम है और उत्पाद में हमको ज़्यादा मिला है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। मान लीजिए 1 किलो चीनी मिला रहे हैं 1 किलो पानी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 3 kg रस प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसे यहाँ पे के जो है इधर 1 है और इधर 2 हो गया। जब हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लोरीन को 2 से गुणा करके इधर प्रोडक्ट में क्लोरीन को बैलेंस कर दिए, क्लोरीन बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन इधर है, 2 से गुणा करके देखेंगे तो क्लोरीन भी 2 इधर है। लेकिन पोटेशियम जो है कि जो है ये एक्स्ट्रा हो गया, अधिक हो गया और अधिक हुआ, इसीलिए हम इसको अब बैलेंस करेंगे। अब जो अभिकारक में पोटेशियम है उसको गुणा करके बैलेंस करते हैं। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। इधर भी अगर 2 से हम गुणा कर दें तो इधर पोटेशियम 2 ठे हो गया, इधर पोटेशियम। अब मिलाइए, पोटेशियम 2, इधर पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, इधर क्लोरीन 2, तो मतलब दोनों तरफ दोनों परमाणु जो हैं 2-2 हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है, यानी कि संतुलित है। इसको हम पिछले लेक्चर में होमवर्क के रूप में दिए थे, तो इसको आप देख सकते हैं इसे। चलिए इसका आंसर ये है, 2 से गुणा कर देंगे पोटेशियम में, 2 से KCl में गुणा कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम दिए थे, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CaCO3 को जब गर्म किया जाता है CaO बनता है और CO2 बनता है। अब इसमें इस अभिक्रिया में देखा जाए क्या होता है, इस अभिक्रिया में ये बैलेंस है कि नहीं है। देखिए कैल्शियम 1 परमाणु Ca से कैल्शियम, कार्बन 1 परमाणु, ठीक है, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। कुल कितना परमाणु है, 3 और 1 1 2, 3 2 5 परमाणु है अभिकारक में। इधर कितना है, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2। इधर कितना परमाणु था, सब मिला के 5। इधर कितना हो गया, 3 और 2 5, 1 1 2 1 3 और 2 5। तो इसका मतलब ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है। ये इक्वेशन जो है बैलेंस है पहले से, आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे, मतलब कि ये पहले से बैलेंस है तो इसमें क्या बैलेंस करना है, सही है। ये समीकरण जो है सही है, तो ये नहीं बैलेंस करना है। नहीं बैलेंस करना है तो आप चाहें तो 1 से गुणा कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से गुणा नहीं किया जाता है वैसे, ठीक। मतलब अगर आप संतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि के लिए आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 1 से गुणा कर लीजिए। 1 से गुणा करने पे क्या होगा, सभी जितना जितना है वही रह जाएगा। कैल्शियम 1 पहले भी था, अभी भी 1 से गुणा किए, 1 गुणे 1 1 ही रह गया। ये ऑक्सीजन 3 था, 1 गुणे 3, अभी भी 3 रह गया। कार्बन 1 था पहले, अभी भी 1 से गुणा किए, 1 गुणे 1 1 ही रह गया। तो मतलब 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं आता, चाहे तो गुणा कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। वैसे ये तीसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी बैलेंस है। कैसे देखिए, इधर परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1, 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1, तो 2 1 3 और 1 4 1 5, 5 परमाणु इधर है। इधर देखा जाए कैल्शियम का 1 और ऑक्सीजन का देखिए 2 से गुणा हुआ है, OH का होल ट्वाइस। OH के होल ट्वाइस का मतलब कि OH 2 बार है। क्या चीज़ बाबू, OH 2 बार है। OH के होल ट्वाइस का मतलब यही होता है कि OH 2 बार है। अगर OH 2 बार लिखते हैं तो इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। समझ में आया। ट्वाइस का मतलब होता है जो ट्वाइस जो ब्रैकेट में है वो 2 बार है, जो ब्रैकेट में है वो 2 बार है। तो OH ब्रैकेट में है, इसका ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब OH जो है 2 बार है, O 2 बार है और H भी 2 बार है। तो 2 2 4 1 5, इधर भी 2 और 3 5। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस है। आप चाहें तो 1 से गुणा कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ये बैलेंस है। इसमें 2 इक्वेशन तो हम पहले से ही बैलेंस दिए हुए थे आपको बैलेंस करने के लिए। आगे देखिए, ये जो जिंक और HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अभिक्रिया करते हैं तो ZnCl2 बनता है और H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये चौथा हम आपको दिए थे। तो इसमें देखा जाए ये बैलेंस है, तो जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, सब मिलाकर के 3 इधर परमाणु है। इधर देखा जाए तो जिंक का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु और हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु, इधर मिला के 2 2 4 1 5, इधर 3 इधर 5, मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस है। अब देखिए कमी या अधिकता किसकी है, देखिए अधिकता या कमी किसकी है। देखिए इधर जिंक 1 है, इधर भी कहीं जिंक नहीं है, बस 1 जिंक है, ठीक है। इधर जिंक 1 है, जिंक इधर भी 1 है। H हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है,
एक तो हाइड्रोजन क्या है, अधिक है, एक अधिक है हाइड्रोजन। Cl को देखा जाए, Cl, तो Cl जो है इधर 2 है और इधर 1 है, मतलब एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन अधिक है। एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन अधिक है, किधर अधिक है, प्रोडक्ट में अधिक है। तो मतलब प्रोडक्ट अधिक है और जो रिएक्टेंट है वो कम है, जो अभिकारक है वो कम है। अब क्या करें, तो जिंक को कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, क्लोरीन और हाइड्रोजन को देखना है। तो इधर देखा जाए तो क्लोरीन हाइड्रोजन 1-1 है, इधर 2-2 है। तो अगर इधर 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन 1 पहले था, अब 2 हो गया, क्लोरीन पहले 1 था, अब 2 हो गया। अब सब इक्वेशन बैलेंस। अब इधर देखेंगे तो जिंक 1, हाइड्रोजन 2 और 2 से गुणा करके क्लोरीन भी 2। इधर देखा जाए तो जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो अब क्या हुआ, ये इक्वेशन, ये जो समीकरण है ये बैलेंस है, यानी कि संतुलित है। समझ में आया? ऐसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब ये जो है आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसका। देखिए ये हम काहे लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का। ये जो है एग्जाम में डायरेक्ट देगा, 2-4 को पूछेगा, पक्का है कि पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ। लिख लीजिए, 100% लिख लीजिए ना कि इसमें से कम 2 तो देगा, 2 देगा कि समीकरण को बैलेंस कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, लिख के देगा, और 2 समीकरण दे देगा, उसको बैलेंस करना रहेगा। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे हमको मालूम ही नहीं रहेगा कैसे बैलेंस होता है। तो चलिए इसको और सारा जो एग्जाम्पल है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, Ca + O2 = CaO। ठीक, Ca + O2 = CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें देखा जाए तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, 2 1 3 परमाणु इधर, इधर कितना है, 2 परमाणु, यानी 1 परमाणु इधर कम है, इधर क्या है, 1 परमाणु कम है। कम कौन है, अब देखिए कम है तो कम कौन है, तो कम है इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। और कितने की कमी है, 1 की कमी है। इधर 2 से अगर हम गुणा कर दें तो अब ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन के नीचे 1 था, अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कैल्शियम भी अब 2 हो गया, 1 से कैल्शियम में 2 से गुणा हुआ तो कैल्शियम भी 2 हो गया। तो अब क्या करें, इधर कैल्शियम 1 और इधर कैल्शियम 2, तो अब कैल्शियम में भी 2 से गुणा कर देते हैं, कैल्शियम इधर भी 2 हो गया, उधर भी 2 हो गया, यानी कि अब दोनों जो है बराबर हो गया। अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन इसमें 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, इधर कुल परमाणु कितना है, 4 है, इधर कुल परमाणु कितना है, 2 है, यानी 2 कम है, इधर क्या है, 2 कम है। कम कौन है, कम कौन है, तो दोनों कम है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1, मतलब दोनों कम है। कितना कितना कम है, तो 1-1 कम है, 1-1 है, 1-1 कम है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, इधर क्या है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अब क्या हो गया, अब इक्वेशन बैलेंस हो गया, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी समीकरण बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस किया जाता है समीकरण को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। P4S8 P2S5 ये क्या बना है, ये जो समीकरण है ना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये हम जानबूझ के यहाँ पे लाए हैं ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा शार्प चल सके। देखिए इसको सोचिए, इसमें क्या करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। इधर देखेंगे तो ये जो है फास्फोरस का 4 गो परमाणु है, सल्फर का 8 गो है, इधर फास्फोरस का 2 गो परमाणु है, सल्फर का 5 गो है, इधर सब मिला के कितना परमाणु है, 8 4 12, इधर 5 2 7, यानी कितने की कमी है, 3 2 5, 5 गो परमाणु की इधर कमी है, इधर कमी है 5 परमाणु की। लेकिन अब देखिए 5 परमाणु की कमी है तो ऐसा नहीं है कि आप जितने की कमी है उससे गुणा कर दें, ऐसा नहीं होता है, जितने की कमी है वैसे गुणा नहीं कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा इसमें कि आखिर कौन सा गुणा करें कि ये जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई इसका रूल नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है, बस गुणा करके, संख्याओं से गुणा करके बैलेंस करना है। अब कैसे बैलेंस होगा, देखिए इधर अगर हम देखें तो 8 5 में किसका गुणा करें कि 8 हो जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है
एस क्या है 5 है, इधर एस क्या है 8 है, तो एस को हमको 8 बनाना है। पहले 8 को देखिए, तो 5 में हम किसका गुणा करें कि वो 8 बन जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो अब हम क्या देखते हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं है कि 5 में जिसका गुणा करें वो 8 बन जाए। पूर्ण संख्या की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1/2 ऐसे 3/2 ऐसे संख्या लेंगे। भिन्न में संख्याओं को नहीं लेना है, बैलेंस करते समय लिया जाता है, लेकिन हम भिन्न में संख्याओं को यहाँ पे नहीं लेंगे, हम पूर्ण संख्याओं को लेंगे। भिन्न में संख्याओं को लेकर के बैलेंस किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को लेंगे। कैसे लेंगे, अब मानिए कि हम जो अणु डालेंगे 1/2 नहीं डालेंगे, रियल रिएक्शन जो बनता है ना, रियल अभिक्रिया जो होता है ना, उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है भिन्न में नहीं होती है, पूर्ण संख्याओं में होती है परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या। ऐसा नहीं है कि 1/2 अणु डाल दिए फास्फोरस का और 4/5 अणु डाल दिए सल्फर का, ऐसा नहीं होगा। जो भी डालेगा अणु वो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 5 नहीं तो 6 ऐसा अणु डालता है। तो ये अभिक्रिया में सभी जो अणु या परमाणु हैं वो कैसे भाग लेते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में। ऐसा नहीं है कि एक अणु नहीं 1/2 अणु, ऐसा नहीं होगा। देखिए अब इसको बैलेंस करने के लिए 5 में किससे गुणा करें कि वो 8 हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं। तो अब देखते हैं कि 8 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ें कि जो पढ़ने से 5 का भी पहाड़ा पढ़ें तो वही आ जाए। मतलब देखिए 8 दूना 16, 16 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 3 24, 24 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 चौको 32, ठीक 32 भी 5 से नहीं कटेगा, 8 5 40, 8 5 40। मतलब कि क्या हुआ कि 8 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। मतलब सल्फर का 40 गो परमाणु होना चाहिए, यहाँ पे सल्फर का 40 गो परमाणु होना चाहिए। और सल्फर का 40 परमाणु करने के लिए हम इधर किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। सिंपल सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि 8 हम नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं, 5 को ऐसा क्या गुणा करें कि 8 के गुणे में भी वो आ जाए, वो संख्या 8 के गुणे में भी आ जाए। तो 8 5 40, 40 ये एक ऐसी संख्या है जो दोनों के गुणे में आ सकती है, 5 और 8 की। दोनों के गुणे में कौन सी संख्या आती है, दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, वही संख्या हम लेंगे और उसी संख्या से हम बैलेंस करेंगे। देखिए 40 जो है 8 के पहाड़े में भी आ सकता है, 5 के पहाड़े में भी आ सकता है। इसलिए हम दोनों तरफ सल्फर का कितना परमाणु करना चाहेंगे, 40। कितना करना चाहेंगे, 40। तो 40 यहाँ पे कर दी। ये कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं कि रूल बना लीजिएगा, तो रूल नहीं बनाया जाता है, ये मतलब अब दिमाग लगा के देखा जाता है। तो 8 से गुणा किए, इधर सल्फर 40 हो गया, लेकिन 8 दूना 16, ये फास्फोरस कितना हो गया, 16 हो गया। अभी पहले सल्फर को ही, पहले एक को चुनिए किसको बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा जो ज़्यादा है उसको बैलेंस पहले किया जाता है। जो देखिए 8 5 40, सल्फर 40 गो हो गया, लेकिन इधर सल्फर कितना है, 8 गो है। अब इसमें किससे गुणा करें कि 40 हो जाए, तो 8 5 40, इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 40 हो जाएगा, सल्फर 40। देखिए सल्फर का परमाणु इधर भी 40 हो गया, सल्फर का परमाणु इधर भी 8 5 40 हो गया। दोनों तरफ सल्फर बैलेंस हो गया। अब हम फास्फोरस को बैलेंस करते हैं, और फास्फोरस इधर कितना हो गया, 8 दूना 16, और इधर कितना है, 4। अब 4 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि वो 16 बन जाए, तो 4 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे तो 16 बन जाएगा, 4 का। तो इसका मतलब 4 से गुणा कर दे तो 4 चौको 16, इधर भी फास्फोरस 16 हो गया और इधर भी फास्फोरस 16 हो गया। अब 16 40 कितना हो गया, 56। 16 40 कितना हो गया, 56। तो अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखिएगा तो बराबर है, यानी कि अब इक्वेशन बैलेंस है, बस। तो यही इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है, नियम है। कोई नियम नहीं होता है इसका, तरीका है बस, ये समझिए। नियम इसका कोई नहीं है, बस अनुमान विधि है। अब इधर देखा जाए तो CO + O2 = CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है। अब इसमें देखा जाए तो कार्बन का 1 परमाणु इधर है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 2, सब मिलकर के कितना है, 2 तो 4। इधर देखा जाए कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2 है कि नहीं।
अब इधर 3 इधर 4, परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या इधर 4 इधर 3। कम कौन है, कम कौन है, ये देखिए इधर कार्बन 1 है इधर भी कार्बन 1 है, यानी कार्बन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया ऑक्सीजन। इधर देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 ये है, यानी ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जो है इधर कम है इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है इधर कम है। अब देखते हैं इधर 2 है ऑक्सीजन, तो 2 में हम किसका गुणा करें कि ऑक्सीजन 3 बन जाए, कैसे कि इधर ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 3, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो जब ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इधर किससे कट जाए, इधर किससे कट जाए। देखिए इधर हम क्या करते हैं, पहले हम इधर इसको 2 से गुणा कर दें, अगर इधर 2 से अगर गुणा कर दें, देखिए ऐसा कोई विधि नहीं है, बोले हैं ना, तो ऐसा संख्या देखना कोई विधि नहीं है, इसको अनुमान से ही सॉल्व करना है, कैसे करें कि ये बैलेंस हो जाए, बस यही करना है। तो ऐसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो 2 गो कार्बन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो कार्बन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन को हम अगर बैलेंस कर दें, बस कार्बन को बैलेंस कर दें, तो इधर कार्बन 2 गो हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6। अब देखिएगा तो कार्बन 2 और ऑक्सीजन 4, 4 2 6 हो गया कि नहीं, बैलेंस हो गया। तो बस अनुमान लगा के बैलेंस करना है। देखिए इधर क्या किए हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस किए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा किए हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन इधर कम हो रहा था। देखिए कि हम कार्बन में अगर गुणा करेंगे, कार्बन को जब हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। CO में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन भी 2 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 गो हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन पहले ही से 2 गो है, तो 2 2 4 गो ऑक्सीजन, इधर 4 गो ऑक्सीजन। तो बस देखना है कि क्या करने से इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, बस अपना दिमाग लगाना है इसमें। इसको देखिए C2H6 O2, जब ये दोनों मिले हैं तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इधर अब मिलाइए कि बस परमाणु कितना है, कार्बन का इधर 2 परमाणु है और कोई तो नहीं है, इधर कार्बन का 1 परमाणु है, इधर क्या है, कार्बन तो अनबैलेंस है, इधर हाइड्रोजन 6 गो है, इधर हाइड्रोजन बस 2 गो है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है। बस इस समीकरण में 2 1 3 गो है, 2 1 3 गो है। इस समीकरण में कोई चीज़ जो है बैलेंस नहीं है, ना तो कार्बन बैलेंस है, ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है, ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है। अब करें तो करें क्या, सोचिए, अब करें तो करें क्या, इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें। अब हमको पहले 1 को पकड़ते हैं। देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका क्या है कि 1 को पहले पकड़िए, किसको बैलेंस करें हम पहले कहते हैं कि हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कोई पकड़ सकते हैं आप, कोई भी, कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी। हम हाइड्रोजन को पकड़ लिए, हाइड्रोजन देख लिए, हाइड्रोजन इधर 6 है इधर 2 है। हमको अगर 6 बनाना है हाइड्रोजन को तो इधर 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। क्या हुआ बाबू, हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। इधर नीचे का मिटा देते हैं हम, हाइड्रोजन इधर 6 गो, हाइड्रोजन इधर 6 गो। लेकिन अब ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन 2 और 3 एक नाम 3, 2 3 5 गो ऑक्सीजन। इधर कितना है, तो इधर 2 ठे ऑक्सीजन है, इधर 2 ठे ऑक्सीजन है। लेकिन अभी कार्बन को भी तो बैलेंस करना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन को 2 से गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं, गुणा कर करके देख लेते हैं। पहले कार्बन को 2 से गुणा किए, कार्बन बैलेंस हो गया, कार्बन इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, कार्बन इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक। अब कार्बन बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूना 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू, 7 हो गया। लेकिन अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। 2 दूना 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन। 2 में ऐसा कौन सी संख्या का गुणा करें कि 7 हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो जो भी हम बैलेंस किए हैं वो गलत है। अब क्या करते हैं, हम ऐसा बैलेंसिंग करते हैं, पहले कार्बन को ही बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन बैलेंस हो गया C2, ठीक। कार्बन नहीं, हाइड्रोजन को ही पकड़िए, चलिए कोई एक लेकर बैलेंस कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा बैलेंस करें कि फिर हमको ऑक्सीजन बैलेंस करने में दिक्कत ना हो। इसको हम क्या करते हैं, 4 से अगर गुणा कर दें, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसको 12 करना पड़ेगा, हमको लगता है 12 हाइड्रोजन 12 करना पड़ेगा, यानी 6 से अगर गुणा कर दें तो 6 ये हो गया, और 6 दूना 12 हाइड्रोजन हो गया। इधर अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हो गया, इधर अगर 2 से गुणा कर दें, ठीक है, इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए पहले हमको बैलेंस कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। कार्बन बैलेंस, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 12, ठीक है। ऑक्सीजन को बस बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 4 दूना 8, 8 6 14, इधर 7 से गुणा कर दिए, हो गया। देखिए जो भी करना है बैलेंस, उसको देखते हैं पहले बैलेंस हो रहा है कि नहीं। जो भी संख्या से गुणा करना है मन में गुणा कर लीजिएगा। आप कापी है तो कापी में मन में गुणा करेंगे। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं देता है, और इसे बोर्ड का ठिकाना भी नहीं है। जो यूपी बोर्ड है ना, अब ठिकाना नहीं है यूपी बोर्ड का, कौन सा क्वेश्चन बना देगा। तो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। जो भी बैलेंस किए हैं हम अपने मन से किए हैं, सोचे हैं कैसे बैलेंस हो सकता है, तो सोचे हैं तो देखें अगर 2 से गुणा करते हैं या 3 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है। हम 4 से गुणा करते हैं तो भी ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है। अगर 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे इधर 3 से गुणा करके। लेकिन फिर हाइड्रोजन जो अनबैलेंस होगा, 4 से गुणा करने पर 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन। अब इधर 6 में का जैसे गुणा करते कि फिर हाइड्रोजन 8 होता, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। तो फिर हम सोचे और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले छोटे छोटे संख्या से शुरुआत किया जाता है। गुणा करके पहले देखिए इधर बैलेंस करने से इधर सब बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर संख्या बढ़ाते हैं, फिर संख्या बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते ऐसी संख्या पे चल जाते हैं जो बैलेंस कर सके इस इक्वेशन को। ठीक, तो ऐसे सोच सोच करके इसको बैलेंस किया जाता है। अब देख सकते हैं इसमें ये बैलेंस है। कार्बन अब इधर 4 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 14 है। इधर देखिएगा तो कार्बन 4 है, ऑक्सीजन कितना है तो 4 दूना 8 यहाँ पे, और 6 दूना 12 कितना हो गया, 4 दूना 8 और 6, 8 6 14, कहाँ से अधिक हो रहा है, 6 का नाम 6 ही ना होता है। तो 4 दूना 8 और 6 का नाम 6, 8 6 14 ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन कितना है 6 दूना 12। अब सब चीज़ें देख सकते हैं आप, बैलेंस है, सब चीज़ें बैलेंस है। तो यहाँ से केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें फास्फोरस लिए हैं और O3 यानी ओजोन लेयर है। अभी हमको नहीं मतलब है कौन क्या है, छोड़िए सब कुछ, बस हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे हैं, हमको बस यही मालूम है। फास्फोरस जो P है ये इधर 4 है, इधर 4 है, ऑक्सीजन 3 है, सब मिला के 7 है, इधर सब मिला के इधर 7 है। इधर देखा जाए तो P 2 गो है और ऑक्सीजन 5 गो है। अब देखा जाए तो इधर भी मिला के सब 7 है, लेकिन जितना हम ऑक्सीजन लिए हैं ऑक्सीजन उतना नहीं है। ऑक्सीजन इधर 3 लिए हैं, इधर ऑक्सीजन 5 है, इधर फास्फोरस 4 लिए हैं और फास्फोरस 2 है। तो ऐसा नहीं होता है, रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़े थे कि ऐसा नहीं होता है कि कोई तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाए। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है परमाणु की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर है, लेकिन इंडिविजुअली देखेंगे, यानी फास्फोरस को देखेंगे तो फास्फोरस इधर 4 है और इधर फास्फोरस 2 है, यानी फास्फोरस अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर 3 है और ऑक्सीजन इधर 5 है, यानी कि ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। अब इसको कैसे बैलेंस करें? परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर है, लेकिन एक एक को देखेंगे तो बराबर नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए, इसीलिए हम इसको लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बस कुल परमाणुओं की संख्या नहीं देखेंगे किसी भी इक्वेशन में, हम देखेंगे एक एक परमाणु, कौन सा परमाणु बैलेंस है कौन नहीं बैलेंस है, सबको एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी हम फास्फोरस को बैलेंस करना चाहते हैं।
2 से गुणा कर दें तो फास्फोरस बैलेंस हो जाएगा, 2 से इधर गुणा करें तो फास्फोरस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन 2 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 पचे 10, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन 3 है। 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि 10 हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। छोड़िए, 2 नहीं ले सकते हैं हम, अब 2 नहीं ले सकते हैं। अब बढ़िए आगे, 3 पे देखते हैं तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो फिर फास्फोरस ही बैलेंस नहीं होगा। अभी 4 लेते हैं, कैसे कि 4 के पहाड़े में ऐसा कोई 4 में ऐसे किस संख्या का गुणा करें कि वो 6 हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब फिर 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 हो गया फास्फोरस। 4 अगर लेंगे तो 4 दूना 8 फास्फोरस और 4 पचे 20 ऑक्सीजन। लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 है, 3 में किस संख्या का गुणा करें कि 20 हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। 4 को भी छोड़िए, आगे बढ़िए, 5 देखते हैं तो 5 पचे 25 ऑक्सीजन हो जाएगा और 5 दूना 10 फास्फोरस हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस नहीं होगा। 4 में ऐसी कोई संख्या का गुणा नहीं हो सकता है जो फास्फोरस को 10 कर सके, ठीक। या ऑक्सीजन 3 में ऐसे किसी भी संख्या का गुणा नहीं हो सकता है जो ऑक्सीजन को 5 कर सके। तो 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, 6 लेते हैं, आगे बढ़ते जाइए, आगे 6 लेते हैं। 6 दूना 12 और 6 पचे 30। अब दोनों बैलेंस हो सकता है, कैसे कि 30 जो है 3 के पहाड़े में भी आता है और जो फास्फोरस 6 दूना 12, 12 जो है 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। अब क्या करते हैं, अब बैलेंस करते हैं फास्फोरस को। पहले 6 दूना 12 इधर फास्फोरस हो गया, इधर फास्फोरस कितना है, 4 है। 4 में ऐसे किस संख्या का गुणा करें कि 12 हो जाए, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12। ये सब कोई जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है, हमारे गांव का बच्चा जानता है सब कुछ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है, फास्फोरस 12 हो गया। अब ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन को देखा जाए तो 6 पचे 30 है। ऑक्सीजन में किससे गुणा करें, तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो सिंपल सा है। तो 10 से गुणा कर दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 30, इधर ऑक्सीजन 30, इधर फास्फोरस 12, इधर भी फास्फोरस 12। ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, देखिए NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर के N2O3 बनाया है प्लस H2O बनाया है। अब इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं पहले कि बैलेंस है कि नहीं है। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, ये पहले ही अनबैलेंस है, नाइट्रोजन अनबैलेंस है। हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर देखा जाए हाइड्रोजन 2 ही है बस, ये हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 1 4 है, तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, इसमें सब कुछ अनबैलेंस है। अब क्या करें, इसको बैलेंस करते हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं, किसी एक चीज़ को हम पकड़ते हैं। किसको पकड़ें, देखिए हम ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, ऑक्सीजन को लेके चलते हैं एक बार के लिए। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर क्या है, इधर ऑक्सीजन 3 1 4 है। इधर अगर 2 से हम गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन में भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हो पाएगा। पहले हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को ऐसा संख्या लीजिए जो क्या हो, थोड़ा सा पहले देखिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसमें अगर 3 से हम गुणा करते हैं, 3 से, तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो जाएगा, इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। लेकिन अब 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इधर 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, बस ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सोच के बैलेंस करना है, किससे बैलेंस करें, किस संख्या से गुणा करें। इधर पहले हम देखिए, जो देखते हैं कि जो कम है उसको मतलब देखते हैं, पहले एक को चुन लेते हैं जिसको बैलेंस करना आसान हो जाता है, जिस पे बैठ जाता है कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, उसी को लेके बैलेंस करते हैं। 3 से जब हाइड्रोजन में गुणा किए हैं, 3 दूना 6 हो गया। 2 से क्यों नहीं किए हैं, 2 से करते तो 2 दूना 4 हो जाता, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 में गुणा करने से 4 हो जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं। तो आगे बढ़े, तो आगे 3 लिए, फिर 3 दूना 6 हो गया। अब 3 में 6 से 3 को किससे गुणा करें कि 6 प्राप्त हो जाए, तो 2 से, तो 2 जो है संख्या है जिससे 6 मिल सकता है, तो हम 3 लगा दिए हाइड्रोजन के आगे।
3 लगा दिए तो यहाँ से हाइड्रोजन 3 हो गया, लेकिन सॉरी हाइड्रोजन जो है 6 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन 3 है। तो अब 3 को 6 बनाने के लिए फिर 2 से गुणा किए, 2 से गुणा करने से हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन भी अब बैलेंस हो गया। इधर नाइट्रोजन 2 था, इधर नाइट्रोजन अब 2 से गुणा करने की वजह से 2 हो गया, है कि नहीं। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। वैसे ही O2 को 3 से गुणा करके बैलेंस कर दिए। बस देख देख के बैलेंस करना है, जो भी गुणा करेंगे देख देख के बैलेंस कर लेंगे। इधर है क्या, ये देखिए जंग लगने का फार्मूला, ये जंग का फार्मूला है, मूर्छा का फार्मूला, ठीक। ये जो है इसको बोलते हैं फेरस या आयरन, छोड़िए क्या बोलते हैं, छोड़िए इस सब को क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बस बैलेंसिंग। ये जो है Fe इधर 1 है, इधर कितना है 2 है, Fe2 लिखा हुआ है, Fe 2 है। इधर H2O, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन बैलेंस है इधर, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। इधर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, इधर ऑक्सीजन 3 है, 3 से गुणा करें तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, ऑक्सीजन अब 3 हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 3 से गुणा कर दीजिए, हो गया। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस बस किसको करना है, Fe को करना है, आयरन को करना है। Fe इधर 2 है, इधर 1 है, 2 से गुणा कर दीजिए, Fe2 हो जाएगा, खत्म बात। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। आगे चलिए, पोटेशियम और H2O, K और H2O जब मिलते हैं तो KOH और H2 मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक। तो पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इधर पोटेशियम 1 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 2 इधर 3, तो हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस है। अब क्या करें, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इधर 3 है, इधर 2 है, तो क्या करें, इधर 3 से अगर गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6। 2 से क्यों नहीं करेंगे, कहाँ से कि 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर की OH नहीं, 3 से ही रहने दीजिए। 3 से गुणा करते हैं तो 3 से गुणा करने पे 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन को इधर 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। पोटेशियम हो जाएगा 3, पोटेशियम में 3 से गुणा कर दिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, एक बार सब मिला लेते हैं। हाइड्रोजन 3 और 2 5, इधर कितना हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 6 इधर 5, गड़बड़ हो गया फिर से। अब क्या करें, 4 से गुणा करके देख लीजिए इसको, पहले 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 से इधर गुणा कीजिए, इधर 4 से गुणा करते हैं, 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। इधर क्या है, 3 है, इधर 3 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इधर 4 से गुणा करेंगे। पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से इक्वेशन बैलेंस होगा। देखिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तब जाकर इक्वेशन बैलेंस होगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की वजह से ही बिगड़ रहा है। तो चलिए, इधर 4 से गुणा किए थे, नहीं हो रहा था, 4 से गुणा करने पे क्या होगा, 4 से 4 ऑक्सीजन, 4 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन करने के लिए 4 इधर हो गया और 2 6, 2 से गुणा किए, हाइड्रोजन 8 हो गया और पोटेशियम यहाँ से 4 हो गया। ये इक्वेशन आपका बैलेंस। देखिए क्या किए हैं, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 4 से गुणा किए हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवाज़ आ सकता है, कैसे कि बारिश आई हुई है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवाज़ आ सकता है। ये 4 से क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं KOH को, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। 4 से जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में गुणा किए तो K जो है 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4, और उधर का हाइड्रोजन अलग है वो 4, ठीक। तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जो है इसको हम 8 बनाएंगे, कैसे कि 6 हाइड्रोजन इधर बनाएंगे तो ऑक्सीजन फिर बैलेंस नहीं होगा। तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 से इधर गुणा किए हैं, 3 से नहीं किए हैं, ठीक।
तो 4 से इधर गुणा किए हैं, 4 से गुणा करने से ऑक्सीजन क्या हो गया 4, और इधर कितना है 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। फिर देखिए कि पोटेशियम भी 4 हो गया, पोटेशियम को 4 कर दिए, 4 से गुणा कर दिए, पोटेशियम भी 4 हो गया। तो जो अनुमान लगा के करेंगे वही होगा, उसी से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका नियम है, नियम होता है, लेकिन इस नियम को, सभी नियमों को जानते हैं किस में पढ़ा जाता है, क्लास 11th में। आपके सिलेबस में बस है अनुमानित विधि। तो अनुमानित विधि में उतना ही लेवल तक यूपी बोर्ड दे सकता है जितना कि अनुमान लगा के सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा लेवल नहीं दे देगा कि बिना अनुमान लगाए सॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब अनुमान लगाने से सॉल्व ना हो सके, ऐसा कोई इक्वेशन आपको नहीं देगा। तो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं दे सकता है यूपी बोर्ड। हाँ, लेकिन उसका ठिकाना भी नहीं है। यूपी बोर्ड का पिछले 2-3 सालों से ठिकाना नहीं रह रहा है कि कहाँ से दे रहा है। तो इसलिए हमको सभी प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन देता है H2 + Cl2 = HCl, इसी टाइप का। इससे ज़्यादा हार्ड नहीं दिया है आज तक, लेकिन हो सकता है कहीं दे दे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हमारा जो है बेस मजबूत रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे पेपर में। तो ऐसा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज तो हम किसी भी थ्योरी को नहीं कंप्लीट कर पाए। हम सोचे थे कि आपको बता देंगे कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण में हम और अधिक जो है सूचनाएं कैसे जोड़ते हैं। अभी ये केमिकल इक्वेशन हम बना रहे हैं, धीरे धीरे सुधार रहे हैं। अभी बनाए थे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर देखे कि गलती है तो थोड़ा सा सुधारे, फिर हम देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन हमको ये नहीं बता रहा है कि ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, किस अवस्था में नहीं मालूम चल रहा है। तो इसलिए हम इसको अभी ऐड करेंगे, बताएंगे, इक्वेशन में ही लिखेंगे, तब जा कर के हमारा जो है इक्वेशन पूरा होगा। फिर भी उसकी कुछ सीमाएं रहेंगी कि वो केमिकल इक्वेशन ये चीज़ें नहीं बता सकता, इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। ठीक, अभी कितना हो सुधार कर लिया जाए किसी चीज़ में, कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो उस कमी को हम लिखेंगे, सुधार करेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे कि अब क्या क्या कमियां हैं जिसको हम नहीं सुधार कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कहाँ से कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप बुक से देख करके कीजिएगा। चाहे आप अगर लिए होंगे वो क्या होता है क्वेश्चन बैंक वगैरह लिए होंगे तो उससे देख करके कर सकते हैं, या अनसॉल्व होता है उससे कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको जितने क्वेश्चन अधिक मिल सकें उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।